औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students of class 11th, subject is physics. Dear students, today our topic is one of the chapter of your text, that is gravitation. Today I am going to introduce you this new chapter. Let us first discuss what gravitation means. In simple terms, gravitation means the force of attraction by body. It is simply defined as the force by which a body attracts the other body towards itself. कहने का मतलब है कि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींचती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। और एक टर्म है ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी की बात करेंगे, इट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द अर्थ, दैट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द अदर थिंग्स टुवर्ड्स इट। इट इज द फोर्स by which earth attracts the other things towards itself, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो चीज जो है इसी पे वापस जमीन पे ही वापस गिरती है। यहाँ आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि या सोचा होगा कि ये जो बारिश पड़ती है ये नीचे की ओर क्यों गिरती है, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं चली जाती है आसमान की ओर। यहाँ आप लोगों ने ये चीज भी देखी होगी कि अगर कोई भी चीज जो है जो हवा में है तो वो नीचे की ओर ही आती है, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, कोई भी चीज हो। तो रीजन क्या है, वजह क्या है कि ये नीचे की ओर क्यों आती है? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो, तो उसने सबसे पहले ये चीजें रिकॉग्नाइज की। तो उसने इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया। तो Galileo was the first scientist who studied this or who observed this gravity. तो उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने डिफरेंट मैसेस की डिफरेंट चीजेस ली। से फॉर एग्जांपल उसने बॉडी ए और मैस बी लिया। इन दो बॉडी का जो मैस है वो डिफरेंट था, तो उसने एक पर्टिकुलर हाइट से इन दोनों चीजों को नीचे अर्थ की ओर फेंका। तो उसने क्या देखा, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों चीजें जो हैं ये जमीन के साथ एक साथ टकराई। तो उसने ये यहाँ पे एसेस किया कि कोई कुछ फोर्स है तो जो इन चीजों को अपनी ओर खींचता है, जो दोनों मैसेस पे इक्वली एक्ट कर रहा था, तो जो दोनों मैसेस को इक्वली अपनी ओर खींच रहा था, जिसको हम नावाडेज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ जिसको हम स्मॉल जी लेटर से दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड की लिखते हैं। तो ये सबसे पहले इसी गैलीलियो ने डिटेक्ट किया था। तो उसने उस वक्त जो कैलकुलेट किया था दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये काफी नजदीक था इस एक्यूरेट वैल्यू के जो उस वक्त उसने डिटेक्ट किया था। तो सबसे पहले अब गैलीलियो ने ग्रेविटी के बारे में
डिस्कस किया था। तो उसके बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट्स आए, फॉर एग्जाम्पल टाइको बैरी और एक साइंटिस्ट था। तो इसने क्या किया, ये कंटिन्यूअसली इन हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करता रहा, चाहे सन था, स्टार्स थे, मून थी, अर्थ थी। तो ये सारी इन चीज़ों को स्टडी कर रहा था, देख रहा था नेकेड आई से। तो उसने कुछ डाटा कलेक्ट किया था रिगार्डिंग दिस प्लैनेटरी मोशंस, तो वो भी कंसिडर की जाती है। उसके बाद लेकिन ये टाइको बैरी जो था उसने कुछ बड़ी थ्योरी नहीं दी थी, लेकिन कलेक्ट डाटा किया था। तो उससे आगे जो भी साइंटिस्ट्स आए उनको काफ़ी फायदा हुआ। तो उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था केपलर। तो केपलर जो था उसने इसी के डाटा को यूज किया, इस टाइको बैरी को डाटा को यूज करके उसने अपनी थ्योरीज दी, जिसको हम आज किससे जानते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से जानते हैं। तो उसने अपने लॉज फिर दिए, लेकिन उसने इनका डाटा, टाइको बैरी का डाटा यूज किया और अपनी थ्योरीज प्रोड्यूस की। उसके बाद केपलर के बाद न्यूटन आया। तो न्यूटन ने केपलर्स के लॉ को यूज किया, इनको स्टडी किया और इनको मॉडर्न वे में इनको पेश किया। तो उसके बाद उसने अपने यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए। तो फाइनली न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल दिए, जिनको हम आज पढ़ते हैं, आज देखते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और एक कंक्रीट लॉ पे बन गई और कंक्रीट लॉज दिए हमने इसको। तो उसके बाद जो बहुत सारी थ्योरीज, अब इस ये था इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से किसने क्या काम किया था, तो किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी और वो थ्योरी क्या कहती थी, चलो वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरी हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑन प्लैनेटरी मोशन। दैट मीन्स प्लैनेटरी मोशन पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी, वही हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन पे जो थ्योरी आए हैं वो जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑन प्लैनेटरी मोशन है। दैट इज जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑन प्लैनेटरी मोशन। ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all the heavenly bodies like sun, stars, planets, moon are moving around the earth, which is stationary and which taken as the center of the universe। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी बाकी हेवनलीज बॉडीज हैं वो मोशन में होती है सिर्फ अर्थ के बगैर। दैट मीन्स सन इज revolving around the earth, stars are revolving around the earth, moon is revolving around the earth. That means only the earth is static। तो सेंटर में अर्थ है। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी कहती है all the heavenly bodies like sun, stars, planets, moon, etc. are moving around the earth, which is stationary। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो है अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट जो हैं या स्टार जो हैं या सन जो है ये सारे इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जो कि आज की थ्योरी के कंट्राडिक्ट है, रिवर्स है, उल्टा है। क्योंकि एक्चुअली अर्थ इज नॉट इन द सेंटर बट इज द सन विच स्टेशनरी विच इज एट द सेंटर। तो ये थी पहली थ्योरी। ये थ्योरी जो थी ये काफी अरसे तक मानी गई, लेकिन at last it was discarded। This theory was given by Ptolemy, one of the great scientists, that is Ptolemy। तो ये थ्योरी जो इसी ने दी थी, लेकिन ये बाद में डिस्कार्ड हो गई। तो उसके बाद और एक
थ्योरी आई जिसको हम आज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा। तो कॉपरनिकस था जिसने इसको सबसे पहले रिजेक्ट किया। कॉपरनिकस ने कहा कि ऐसी कोई भी लॉ नहीं है या कोई भी फिनोमेना जो नेचर में हो रहे हैं इसके मुताबिक फिर एग्जिस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल सोलर इक्लिप्स है, ल्यूनर इक्लिप्स है, तो ये चीज़ें फिर नहीं होती अगर अर्थ सेंटर में होता। तो या जो ईयर्स डेज बनते हैं तो ये चीज़ें भी नहीं होती अगर अर्थ सेंटर में होती। तो कॉपरनिकस था जिसने इसको पहले डिस्कार्ड किया था। और कॉपरनिकस के बाद आर्यभट्टा था। आर्यभट्टा क्योंकि इंडिया का साइंटिस्ट था, ज़्यादा वेस्टर्न के साथ कनेक्शंस नहीं थे, उसने इससे पहले दी थी ये कि सन जो है ये सेंटर में है। अगर सन सेंटर में होगा तो सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स जैसे फिनोमिनास फिर एक्सप्लेन हो सकते हैं। अगर अर्थ सेंटर में है तो कोई भी चीज़, कोई भी फिनोमिना ऐसे एक्सप्लेन नहीं हो सकते। लेकिन वेस्टर्न के साथ, वेस्टर्न यूरोपियन इस मॉलिक के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था, तो जो लेक ऑफ कम्युनिकेशन थी, तो जिसकी वजह से आर्यभट्टा को ज़्यादा इसमें अहमियत नहीं मिली। तो कॉपरनिकस को ज़्यादा इससे अहमियत मिली। तो कॉपरनिकस ने उस वक्त कहा कि ये सारे फिनोमिना तभी एक्सप्लेन हो सकते हैं जब सन जो है सेंटर में होगा। तो उसके बाद और एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक, ये थ्योरी कॉपरनिकस ने दी थी, ये सजेस्ट करता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है और बाकी जो मून वगैरह है, ये इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the sun lies at the center, while all other heavenly bodies such as planets, earth, moon, etc. revolve around the sun. That means कि सन जो है वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज, अर्थ है, मून है, तो वो रिवॉल्व होते हैं सन के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से बाकी जो फिनोमेनाज हैं एक्सप्लेन अच्छे से होते हैं। चाहे ल्यूनर इक्लिप्स हो, सोलर इक्लिप्स हो, डे और नाइट हो, ईयर्स हो, सीजनस हो, तो ये सारी चीज़ें इसी थ्योरी से फिर एक्सप्लेन होते हैं। तो ये थ्योरी जो है ये कॉपरनिकस ने दी थी। तो उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे लॉज ऑन प्लैनेटरी मोशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।